दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अगर आप करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाता हूं, नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी है। वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। फिल्म सैयारा बहुत बड़ी हिट हो चुकी है और जो उस फिल्म का हीरो हीरोइन है वो दोनों अपने आप को शाहरुख खान और काजोल से कम नहीं मान रहे हैं। उन दोनों का ऐसा मानना है कि आज के वक्त के काजोल शाहरुख खान वो दोनों ही हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जो इस फिल्म का हीरो है आंड पांडे, उसने मोहित से रिक्वेस्ट की थी कि लड़की का रोल अनीत पादा को ही देना अगर वो फिट होती है तो। मोहित के इस बयान से कंफर्म हो गया था कि भाई इन दोनों का अफेयर चल रहा है, ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। यही वजह है कि आंट पांड्या ने मोहित से रिक्वेस्ट की थी कि इसी लड़की को फिल्म में लेना। लेकिन अगर किसी को कुछ थोड़ा बहुत डाउट रह गया था तो वो इन दोनों ने अब क्लियर कर दिया है। अब अनीत पादा ने बताया है कि जब इस फिल्म के लिए उसने ऑडिशन दिया था और उसको पता नहीं था कि भाई वो इस फिल्म के लिए सेलेक्ट हुई है या नहीं हुई है, तो आंट पांड्या उसको बैंड्रा में एक चर्च में लेकर गया था। वहां पर उसने मोमबत्ती जलाई थी और कुछ मांगा था। अनीत पादा ने आंट पांड्या से पूछा था कि तूने क्या मांगा है, तो उसने नहीं बताया था कि उसने क्या मांगा था। और थोड़ी ही देर के बाद वायरएफ से अनीत को कॉल आया और उसको बताया गया कि तुम्हारे को इस फिल्म के लिए फाइनल कर लिया गया है, इस फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस तुम ही हो। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि फिल्म के शुरू होने से पहले ही ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। आंट पांड्या पूरी कोशिश कर रहा था कि उस फिल्म में हीरोइन अनीत पादा को ही लिया जाए। यही वजह है कि आंट पांड्या ने चर्च में जाकर भी प्रेयर की थी कि ये फिल्म इस लड़की को मिल जाए, और फिर इस लड़की को ये फिल्म मिल गई थी। और जैसे कि मैंने बताया कि आज के वक्त में ये दोनों अपने आप को शाहरुख और काजोल समझ रहे हैं, तो आज के वक्त में दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो साथ ही जाते हैं। यानी कि अनीत पादा ने दुनिया को बता दिया है कि भाई मेरा बॉयफ्रेंड आंट पांड्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आगे कोई फिल्म मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं हीरोइन बनूंगी या नहीं बनूंगी। यानी कि अनीत पादा ने सपने देख लिए हैं कि अब उसकी शादी आंट पांड्या से ही होगी। और पूरी दुनिया में से एक आदमी मुझे यह रीजन बता दे कि भाई अहान इस लड़की से शादी क्यों करेगा। यानी कि इन दोनों की शादी तो होने वाली नहीं है, ये तो मैं ब्लैंक पेपर पर लिख करके दे सकता हूं। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि इसी प्यार के चक्कर में अनीत पादा अपना कैरियर बर्बाद कर लेगी, कोई और फिल्म करेगी नहीं। जहां से भी उसको फिल्म ऑफर होगी उसको वो रिजेक्ट कर देगी। जाहिर सी बात है आंट पांड्या के साथ शायद उसको आगे फिल्म मिले या ना मिले, मिलेगी भी तो डिसास्टर हो जाएगी। यानी कि मैं 1000% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अनीत पादा का कैरियर यहीं पर खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। क्योंकि बॉलीवुड वाले उस लड़की के साथ कतई काम करना नहीं चाहते जो किसी की गर्लफ्रेंड हो। हां, अगर वो एक्ट्रेस बहुत बड़ी हो और उसके आने से फिल्म को फायदा होता हो तो तब तो करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी एक्ट्रेस है जिसका कोई वजूद ही नहीं है, जिसका कोई स्टारडम ही नहीं है, तो उसके साथ बॉलीवुड वाले काम नहीं करेंगे अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा तो। एक प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने ऐतराज उठाया है उन क्रिटिक्स के खिलाफ जो निर्माताओं से पैसे लेते हैं, और इसी बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और उन्होंने कहा कि शायद आप भी पैसे लेते हैं, आप भी उन्हीं लोगों में से एक हो। बहुत सारी फिल्में हैं जिनका आप सच्चा रिव्यू नहीं करते, 100% सच्चा रिव्यू नहीं करते। ये तो सभी जानते हैं कि मैं झूठा रिव्यू कभी नहीं करता। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूं कि मैं बॉलीवुड के 99% लोगों को पर्सनली जानता हूं। 99% लोगों से मेरी पर्सनल बात होती है, वो भले ही एक्टर हो, डायरेक्टर हो या निर्माता हो। अगर कोई भी मेरा जानने वाला मुझे कॉल करके ये कहता है कि भाई साहब मेरी फिल्म का रिव्यू मत करना क्योंकि आप झूठा रिव्यू नहीं दोगे और अगर आप सच बोलोगे तो मेरा नुकसान होगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं उसको ये कहूंगा नहीं मैं तो तेरी फिल्म का रिव्यू करूंगा नहीं। मेरा ये हक बनता है, अगर मुझे ऊपर वाले ने ये पावर दी है कि कोई मुझसे हेल्प मांग रहा है तो मेरा ये हक बनता है कि मैं कहूं कि बिल्कुल नहीं करूंगा, और मैं उसका रिव्यू नहीं करता। अगर कोई मुझे कॉल करके ये कहता है कि भाई साहब मेरी फिल्म आ रही है आप जरा देख लेना, तो मैं क्या करता हूं कि मैं उसके कपड़े नहीं उतारता, मैं उस फिल्म के डायरेक्टर, एक्टर या निर्माता को नंगा नहीं करता। हालांकि मैं गलत रिव्यू नहीं देता, झूठा रिव्यू नहीं देता। अगर किसी फिल्म को 2 स्टार्स देने हैं तो 2 ही स्टार्स देता हूं, लेकिन यह है कि कपड़े नहीं उतारता। और जब मैं कपड़े नहीं उतारता तो आप लोगों को पता चल जाता है कि यह रिव्यू मैं दिल से नहीं दे रहा हूं, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं, किसी को बचा रहा हूं। लेकिन किसी परम सुंदरी जैसी घटिया फिल्म को 4 स्टार देना और किसी को बचाना बिल्कुल 2 अलग बातें हैं।
भाई मैं किसी घटिया फिल्म को 4 स्टार देकर आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस फिल्म को जाकर देखिए। मैं हेल्प सिर्फ इतनी कर रहा हूं कि मैं उस फिल्म से जुड़े हुए लोगों के कपड़े नहीं उतार रहा हूं। लेकिन अगर वो फिल्म 2 स्टार्स की है तो 2 ही स्टार्स दे रहा हूं, 1 स्टार की है तो 1 ही स्टार दे रहा हूं। मैं आपसे बिल्कुल कभी नहीं कहता कि ये फिल्म मास्टरपीस है, कमाल की फिल्म है, मैं इसको 4 स्टार्स देता हूं और आप जाइए इस फिल्म को जरूर देखिए। हाँ, ये भी कभी 1% हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई फिल्म मुझे बहुत पसंद आई हो और शायद वो फिल्म इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि खुदा तो मैं भी नहीं हूं, हर बार सही तो मैं भी नहीं हो सकता भाई। 1% गलत तो मैं भी हो सकता हूं। जैसे कि मुझे आज भी याद है करण जौहर की एक फिल्म थी, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन वो फिल्म अच्छी नहीं थी, फिल्म नहीं चली थी, लेकिन वो फिल्म मुझे आज भी पसंद है। उस फिल्म को मैं 3-4 बार देख चुका हूं, आज भी मुझे वो फिल्म खराब नहीं लगती। एक्चुअली वो लव स्टोरी फिल्म थी और लव स्टोरी फिल्म मुझे बहुत पसंद आती है। तो मुझ में और समोसा क्रिटिक्स में ये डिफरेंस है कि वो लोग हर फिल्म को 4-5 स्टार्स देते हैं। यही वजह है कि निर्माता उनका एक पोस्टर बनाता है, उस पोस्टर पर उनका नाम डालता है, उनके 4-5 स्टार्स डालता है और दुनिया को कहता है कि देखो इन सभी क्रिटिक्स ने मेरी फिल्म को 4-5 स्टार्स दिए हैं, मेरी फिल्म कमाल की फिल्म है, आप आइए और जरा देखिए। मेरा नाम आपको कभी किसी पोस्टर पर नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं किसी फिल्म को 4-5 स्टार देता ही नहीं हूं। मेरी रेटिंग ज्यादा से ज्यादा रहती है 2 स्टार, 3 स्टार, 3.5 स्टार। 3.5 स्टार के ऊपर तो शायद मैंने कभी किसी फिल्म को दिया ही नहीं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो समोसा क्रिटिक्स है, इनको निर्माता क्या देता है? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। और किसी निर्माता की इतनी औकात तो है नहीं कि मुझे 10, 15, 20,000 रुपए ऑफर करे। मैं लंदन में रहता हूं, यहां आकर उनकी ऑफर करने की औकात भी नहीं है एक्चुअली बेचारों की, तो मुझे कहां ऑफर करेंगे। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो समोसा क्रिटिक्स है, जो 5, 10, 15, 20,000 रुपए लेते हैं, ये भी बिल्कुल गलत नहीं है। इन बेचारों के बिजनेस नहीं चल रहे हैं, इन बेचारों की फैक्ट्री नहीं चल रही है। ये यही करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपनी फैमिली को पालते हैं, अपना घर चलाते हैं। अगर ये लोग ये नहीं करेंगे तो इनका घर कैसे चलेगा, आपको ये भी समझना होगा। तो अगर निर्माता के 5, 10, 15, 20,000 देने से ये लोग 4-5 स्टार दे देते हैं, तो इनके घर से क्या जा रहा है भाई? इनके कहने से तो इनके घर वाले भी फिल्म नहीं देखते। तो जाहिर सी बात है, अगर इनको कुछ पैसे मिल रहे हैं अपने घर को चलाने के लिए तो बहुत अच्छा है। तो हकीकत यह है कि अगर मैं किसी फिल्म की कभी मां बहन नहीं करता, मैं बहुत ही अच्छे से रिव्यू देता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मुझे किसी ने कॉल किया है और किसी ने मुझसे हेल्प मांगी है। और जब ऊपर वाले ने मुझे इस काबिल बनाया है कि कोई मुझसे हेल्प मांग रहा है, तो मैं किसी को मना नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैंने अपने वीडियो में कहा था कि ये बीमारी खत्म नहीं हो सकती। ये बीमारी निर्माताओं ने ही शुरू की थी, निर्माता इसको कभी खत्म नहीं करेंगे। निर्माता हमेशा ही ऐसे क्रिटिक्स को 5, 10, 20,000 रुपए देते रहेंगे, 4-5 स्टार्स लेते रहेंगे, क्योंकि हर निर्माता को अपनी वाहियात फिल्म को मास्टरपीस बताना है, हर निर्माता को अपनी फिल्म को सुपरहिट बताना है। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जिनका सपना यह है कि वो एक दिन सलमान को मिल लें, सलमान खान उनको लॉन्च कर दे, तो वो बहुत बड़े स्टार्स बन जाएंगे। भाई साहब, अगर आपका ये सपना है तो बहुत ही खतरनाक सपना है दोस्त, क्योंकि आज तक सलमान ने जिसको भी लॉन्च किया है उसका कैरियर पहले ही दिन समाप्त हो गया है, फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है। बहुत सारे लड़के लड़कियों को ऐसा लगता है कि कैटरीना को सलमान ने लॉन्च किया था। बिल्कुल नहीं, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। कैटरीना को लॉन्च किया था जैकी श्रॉफ ने और बाद में कैट के कैरियर को संभाला अक्षय कुमार ने। सलमान ने कैट के साथ फिल्म तब की थी जब कैट स्टार बन चुकी थी। तो आप लोग जरा जान लीजिए कि सल्लू भाई ने अब तक किन लोगों को लॉन्च किया है और उनके कैरियर का क्या हुआ है। बुढ़ऊ ने लॉन्च किया था जरीन खान और डेजी शाह को, आज दोनों लड़कियां भोजपुरी फिल्में कर रही हैं। बुढ़ऊ ने लॉन्च किया था अथिया शेट्टी को, स्नेहा उल्लाल को, सोनाक्षी सिन्हा को, तीनों आज की तारीख में घर पर बैठी हुई हैं। बुढ़ऊ ने लॉन्च किया था वरीना हुसैन को, परुनुतन बहल को और अपनी बहन की बेटी को। तीनों का कैरियर पहली फिल्म के साथ समाप्त हो गया था, खत्म हो गया था। बात लड़कियों पर ही खत्म नहीं हो जाती। जिन लड़कों को इस भाई ने लॉन्च किया है उनका कैरियर भी पहली फिल्म के साथ ही खत्म हो गया था। बुढ़ऊ ने लॉन्च किया था अपनी बहन के हस्बैंड आयुष शर्मा को, अपने दोनों भाइयों को अरबाज और सुहेल को, सोनाक्षी के हस्बैंड जहीर को, सूरज पंचोली को। इन सभी के कैरियर के बारे में आपको पता है। कहने का मतलब यह है कि बुढ़ऊ भाई जिसको लॉन्च कर देते हैं उसका कैरियर उसी फिल्म के साथ समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो लड़के लड़कियां ऐसा सपना देखते हैं कि काश एक दिन हमारी मुलाकात सलमान से हो जाए और सलमान हमें लॉन्च कर दे,
वो किस्मत वाले हैं अगर उनकी मुलाकात सलमान से नहीं हो रही है, सलमान उनको लॉन्च नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस दिन इनको वो लॉन्च करेगा उसी दिन करियर समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बात खत्म। 2 अक्टूबर का वीक बहुत ही बढ़िया वीक है किसी भी फिल्म के रिलीज होने के लिए, क्योंकि बहुत सारी छुट्टियां हैं। यही वजह है कि इस वीक के लिए घमासान मचा हुआ है। अब 2 अक्टूबर पर 3-4 फिल्में रिलीज हो रही है। कंतारा 2, इंग्लिश फिल्म बहुत बड़ी अवतार, और वरुण धवन की फिल्म सन्नी संस्कारी, यानी कि एक ही दिन 3 फिल्में रिलीज होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि पब्लिक के पास ऑप्शन होगा कि किसको कौन सी फिल्म देखनी है। आप सभी जानते हैं कि पंजाब में बहुत बड़ी बाढ़ आई है इस साल। पंजाब के लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। न जाने कितने लोग बेघर हो गए हैं, कितने बेचारे लोगों के जानवर, गाय, भैंस, बैल वगैरह बह गए हैं, कितने लोगों के घर में कुछ भी नहीं बचा है। और इस बाढ़ में पंजाब की पूरी खेती तो तहस नहस हो गई है, यानी कि किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। और बहुत सारे एक्टर लोगों की पंजाब में मदद कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है पंजाबी फिल्मों का सुपरस्टार एमी विर्क। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि एमी विर्क ने 200 गांव को गोद लिया है। वो गलत था, 200 परिवारों को गोद लिया है उन्होंने। 200 परिवारों को गोद लेना, उनकी देखभाल करना भी छोटा काम नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा काम है। और भी बहुत सारे एक्टर पंजाब में लोगों की हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि रणदीप हुड्डा, सोनू सूद, दिलजीत वगैरह वगैरह। मैं इन सभी लोगों को दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगा जो पंजाब के लोगों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे खराब वक्त में उन सभी लोगों की जिम्मेदारी है मदद करना जो मदद कर सकते हैं। वैसे तो मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरह की लड़कियां बॉलीवुड में कामयाब हो सकती हैं। बॉलीवुड में वैसी लड़कियां कामयाब हो सकती हैं जैसे कि वामिका गब्बी, जो 24 आवर मिठाई बांटती है, जैसे कि तृप्ति डिमरी, जो 48 आवर मिठाई बांटती है। लेकिन आप तापसी का ये वीडियो देख लीजिए, आपको ज्यादा पता चल जाएगा कि किस तरह की लड़कियां बॉलीवुड में कामयाब हो सकती हैं। जिसके साथ मैंने लाइफ में पहली बार डेट किया था 9th-10th क्लास के अंदर, उसने मुझे छोड़ दिया था अब्रप्टली, ये कह के कि मुझे 10th क्लास की तैयारी करनी है। आपने पेप्सी पन्नू का वीडियो देख लिया। पेप्सी पन्नू बता रही है कि जब वो 9th क्लास में थी उस वक्त उसका बॉयफ्रेंड था। 9th क्लास में पेप्सी की उम्र क्या रही होगी? तकरीबन 14 से 15 साल, यानी कि 14-15 साल की उम्र में ही पेप्सी पन्नू ने मिठाई बांटनी शुरू कर दी थी। इसका मतलब यह हुआ कि पेप्सी पन्नू पोतड़ों की बिगड़ी हुई है। और अगर आपने गौर से सुना है तो इसी वीडियो में पेप्सी ने कहा है कि उसके बाद मैंने किसी भी लड़के को यह चांस नहीं दिया कि उसकी वजह से मेरा दिल दुख सके, वो मुझे तकलीफ दे सके। उस दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं किसी को इतना हक नहीं दूंगी कोई मेरी ऐसी हालत कर सके। तो वो 10th क्लास के बाद मेरा इतना बड़ा मेजर हार्ट ब्रेक कभी नहीं हुआ उसके बाद। यानी कि ये पेप्सी पन्नू को भी नहीं पता कि जिंदगी में इसके कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं, 50, 60, 70, 80, 90 या 100, इसको खुद भी याद नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ऐसे दिमाग की लड़की हो कि भाई आपका तो बस एक ही बॉयफ्रेंड होना चाहिए, चलो उससे ब्रेकअप हो गया तो दूसरा हो जाएगा, दूसरे से ब्रेकअप हो गया तो तीसरा, तीसरे से शादी तो होनी ही होनी है, बिल्कुल 100%। तो अगर आप ऐसे दिमाग की लड़की हो तो फिर आपको बॉलीवुड में आने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेप्सी पन्नू जैसे दिमाग की लड़की हो तो फिर आप बॉलीवुड में आइए, आप 100% कामयाब हो जाएंगी। अगर आप 14-15 साल की उम्र में बॉयफ्रेंड बना चुकी हो, अगर आपके बॉयफ्रेंड्स की आगे जिंदगी में गिनती नहीं रहने वाली, तो फिर आप 100% कामयाब होंगी, क्योंकि फिर आपको मिठाई बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुंबई आइए, लोखंडवाला में एक बढ़िया सा शोरूम खोलिए, वहां उस शोरूम में चमचम, रसगुल्ले, कलाकंद सब कुछ बांटिए, जिसको जो खाना है वो खाएं, तो फिर आप बॉलीवुड में हीरोइन बन जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे कि वामिका गब्बी या तृप्ति डिमरी। लेकिन अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है जो पेप्सी पन्नू में है, तृप्ति डिमरी में है, वामिका गब्बी में है, तो फिर आप मुंबई भूलकर भी मत आना, क्योंकि आपके यहां कोई भी चांस नहीं है कुछ भी बनने के। समझ रही हो? अपना टाइम खराब मत करना, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना, तभी आना अगर आपका दिमाग भी इन्हीं की तरह है। और कंगना दीदी इसी बात को नेशनल टीवी पर बैठकर बता चुकी है कि किसी भी लड़की को बॉलीवुड में किस तरह से फिल्में मिलती है, किसी भी लड़की को कितनी मिठाई बांटनी पड़ती है बॉलीवुड में फिल्में करने के लिए। तो अगर आपको ये सब कुछ सुनने और जानने के बाद भी समझ में नहीं आया है कि आपको किस तरह का माइंड रखना है बॉलीवुड में, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। माल की शौकीन तारा सुतारिया एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर गई और ऐसी ड्रेस पहनकर गई भाई साहब के लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे।
एक यूजर ने कमेंट किया कि मैडम क्या हुआ, चड्डी पहनना भूल गई क्या, ऐसे ही घर से उठ के आ गई हो क्या। दूसरे यूजर ने लिखा कि मैडम जी क्या हुआ, आज होश में नहीं हो क्या, एयरपोर्ट पर नंगी क्यों आ गई हो। कहने का मतलब यह है कि लोगों ने यह वीडियो देखकर अजीब अजीब कमेंट्स किए। मेरे ख्याल में किसी भी एक्ट्रेस को इस तरह की ड्रेस नहीं पहननी चाहिए जिसको देखकर लोग ऐसे अजीब अजीब कमेंट्स करें। यह बात तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि एडल्ट फिल्म मस्ती 4 बन रही है और इसमें एक्टर्स वही हैं जो मस्ती 3 में थे, यानी कि विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब, अरशद वारसी और रितेश देशमुख। लेकिन इस फिल्म को इस बार एक नया निर्माता प्रोड्यूस कर रहा है। ये बंदा है दिल्ली से जिसका नाम है झुनझुनवाला। इसकी एक आइटम है जिसका नाम है श्रेया शर्मा, उसी को इस फिल्म में लिया गया है। एक्चुअली उसी के लिए ये फिल्म बनाई जा रही है। और जो बाकी की और लड़कियां ली गई हैं वो भी वही हैं जो 24 आवर मिठाई बांटती है। एक है ईरानी लड़की एलनाज, ये भी 24 आवर मिठाई बांटती है। एक है रूही, ये भी 24 आवर मिठाई बांटती है। एक है माहिरा शर्मा जो कभी बिग बॉस में आई थी, वो भी 48 आवर्स मिठाई बांटती है। यानी कि ये फिल्म मौज मस्ती के लिए बन रही है। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो यार, क्या क्या हो रहा है देश में भाई साहब। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुदकुशी कर ली थी। एक बहुत ही कमाल की खबर आई है। हालांकि ये खबर बॉलीवुड से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा समझता हूं कि आपको जानना चाहिए। राजस्थान में एक 55 साल की महिला है जिसने अपने 17th बच्चे को जन्म दिया है। कितना भाई साहब? 17वां। और अभी तो मैडम की उम्र सिर्फ 55 ईयर्स हुई है भाई साहब। 60-65 ईयर्स तक तो कम से कम 24 बच्चे पैदा कर ही देंगी। यानी सिर्फ मैडम के बच्चों से ही 2 क्रिकेट टीम बनाई जा सकती है। शाहिद कपूर की एक फिल्म बन रही है जिसमें हीरोइन है 24 आवर मिठाई बांटने वाली तृप्ति डिमरी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहा है विशाल भारद्वाज और इस फिल्म की तकरीबन 80% शूटिंग खत्म हो गई है। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में तृप्ति डिमरी एक लेडी डॉन का रोल कर रही है। यानी कि यह भी हो सकता है कि फिल्म में तृप्ति का रोल शाहिद से बड़ा हो। मुंबई में एक वकील है जिनका नाम है उज्जवल निगम। ये अपने वक्त में बहुत फेमस वकील हुआ करते थे। यही वो वकील है जो ये दावा करते हैं कि संजय दत्त को सजा इन्होंने ही दिलवाई थी। हालांकि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बता सकता हूं कि इस भाई ने जिंदगी में कोई भी बड़ा मुकदमा नहीं जीता। इसने हमेशा ड्रामा किया है, संजय दत्त के नाम पर पब्लिसिटी बटोरी है और यही ड्रामा कर करके ये फेमस हुआ था। तो अब निगम साहब की बायोग्राफी पर एक फिल्म बन रही है। निगम साहब का रोल अदा कर रहा है चमगादड़ जैसी शक्ल वाला राजकुमार राव, और राजकुमार राव की पत्नी का रोल अदा कर रही है 24 आवर मिठाई बांटने वाली वामिका गब्बी। चलो यहां तक तो मैं मान लेता हूं कि निगम साहब का रोल राजकुमार राव कर रहा है, लेकिन निगम साहब की वाइफ वामिका गब्बी मतलब क्या क्या देखना पड़ेगा साला एक ही जीवन में। ऊपर वाले ने कौन से गोले पे भेज दिया। अरे भाई निगम साहब की वाइफ तो बहुत ही घरेलू औरत है, बहुत ही सीधी सादी औरत है। उसका रोल वामिका गब्बी कैसे अदा कर सकती है जो 24 आवर में 48 आवर मिठाई बांटती है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि वामिका को निगम साहब की वाइफ के रोल में क्यों लिया गया। इसलिए कि इस फिल्म का निर्माता है दिनेश गोलगप्पा, और दिनेश गोलगप्पा और वामिका गब्बी की बहुत तगड़ी दोस्ती है। दिनेश गोलगप्पा चाहता है कि वामिका गब्बी कोई ना कोई उसकी फिल्म करती रहे, क्योंकि दिनेश को चमचम बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। अगर भाई साहब ये चमचम ना खाए तो भाई साहब पागल हो जाएगा ये। तो चमचम खाने के लिए ये अपना इंतजाम करता रहता है। ड्रामा फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म बंगाल फाइल्स रिलीज हो गई। पहले ही दिन सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। पहले दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया 1,25,00,000 का, और वो भी ऑफर के साथ, बाय वन गेट वन फ्री के साथ। यानी कि जो रियल बिजनेस हुआ वो हुआ 75 लाख। अगर आपको याद हो तो कश्मीर फाइल्स के बाद इसने एक और फिल्म बनाई थी वैक्सीन वार, डिसास्टर हो गई थी। अब ये दूसरी फिल्म है बंगाल फाइल्स जो डिसास्टर हो गई है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के नॉन एक्टर तो इस भाई के साथ काम नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये फ्लॉप एक्टरों को लेकर ही फिल्में बनाता है। लेकिन अब इसकी हिम्मत ये भी नहीं होगी कि आगे इन फ्लॉप एक्टर्स को लेकर ये कोई प्रोपेगेंडा फिल्म बनाए।
इसको अब पता चल चुका है कि प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने से फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, पैसे की बर्बादी है। और ये बहुत अच्छा हुआ कि ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। अगर ये डिसास्टर ना होती तो इसको सबक कभी ना मिलता। ये कुछ ना कुछ खुराफात करता रहता, कुछ ना कुछ ऐसी ही फिल्म बनाता रहता। मैंने कुछ दिनों पहले अपने वीडियो में बताया था कि निर्माता दिनेश गोलगप्पे ने अमेज़न वालों को फंसा लिया है। जो इसकी 5-6 फिल्में 3-4 साल से बनकर पड़ी हुई हैं, वो फिल्में अमेज़न को बेच दी है। लेकिन अब पता चला है कि अमेज़न ने उन फिल्मों को नहीं खरीदा है। जो अमेज़न की डील है वो आने वाली फिल्मों के बारे में है और वो सब बड़ी फिल्में हैं। उन फिल्मों को लेने से अमेज़न ने साफ इनकार कर दिया है। इसका मतलब यह है कि दिनेश गोलगप्पे के उन 5-6 फिल्मों में कम से कम 100 करोड़ रुपए जो लगे हुए हैं वो गटर में चले गए हैं। दिनेश गोलगप्पा जो फेक कलेक्शंस देकर ड्रामा करता है उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये सब ड्रामा करने के बावजूद भी वो 5 फिल्में नहीं बिकी हैं। दिल्ली में हमारे एक दोस्त है रविंदर सिंह, जो सिंगर भी है, कोई ना कोई गाना गाते रहते हैं, कोई ना कोई गाना रिलीज करते रहते हैं। और मैं हमेशा ही रविंदर भाई के हर गाने का रिव्यू करता रहता हूं। क्यों रविंदर भाई, है ना? झूम 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 शराबी झूम 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 शराबी झूम 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 शराबी झूम झूम झूम। रविंदर भाई जो काला चश्मा लगाकर गाते हैं, कसम से मजा आ जाता है। रविंदर भाई झूम कर गाते हैं, जरा सुनिए आप भी। हर घुट में मजा है, हर घुट में नशा है, दुनिया से पूछना क्या, हर दिल की ये रजा है। ज्यादा कम नहीं बेहिसाब चाहिए, हर शाम पीने के लिए शराब चाहिए। इंडिया में ही नहीं दुनिया भर में बेवड़ों की कोई कमी नहीं है। तो अगर कोई भी गाना शराब पर आता है भाई साहब, वो हमेशा ही सुपरहिट हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना भी बेवड़े सुपरहिट कर देंगे, क्योंकि ये शराबियों के लिए है। आप सुनो। पीने को ये दिल मचल ही रहा है, पीने में है क्या खराबी, हर शाम पीने के लिए शराब चाहिए, हर शाम पीने के लिए शराब चाहिए। और भाई साहब, शराबियों के ऊपर आप कोई भी गाना बना दो, ये शराबी उसको पूरे दिल से गाते हैं, खूब पीते हैं, उस गाने को गाते भी हैं, उस गाने पर नाचते भी हैं और उस गाने को सुपरहिट हमेशा ही कर देते हैं। और रविंदर भाई ने इस गाने में लड़कियां भी बहुत सुंदर सुंदर ली है। सारी लड़कियां पी रही है, झूम रही है। वाह रविंदर भाई वाह, मजा आ गया दोस्त। शराबी झूम 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 शराबी झूम 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 शराबी झूम झूम झूम। मैं हूँ शराबी तू भी शराबी, झूम नशे में क्या है खराबी, झूम झूम। तो भाई ये गाना सुनकर मुझे तो मजा आ गया। हालांकि मैं पीता नहीं हूं, लेकिन मैं बिना पिए ही झूमने लगा हूं। कोई टेंशन ना हो, जो एक पैग मार ले, 4-5 पैग में तो जिंदगी संवार ले, फिर राजा जैसी फीलिंग और रुआब चाहिए, हर शाम पीने के लिए शराब चाहिए। तो जब मैं बिना पिए ही झूमने लगा हूं, मुझे ये गाना पसंद आ रहा है, तो शराबियों को तो ये गाना पसंद आना ही आना है। शराबी तो इस गाने पर झूमने ही झूमने हैं, 100% झूमेंगे। तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि YouTube पर जाइए, रविंदर सिंह YouTube चैनल ढूंढिए और इस गाने को देखिए। भाई साहब सुनकर मजा आ जाएगा, आप एंजॉय करोगे। हर शाम पीने के लिए शराब चाहिए, हर शाम पीने के लिए शराब चाहिए, हर शाम पीने के लिए शराब चाहिए। दोस्तों, इसी फ्राइडे को टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 रिलीज हुई है। मैंने भी देखी है और उसी का मैं रिव्यू कर रहा हूं। कहानी यह है कि टाइगर श्रॉफ एक शिप का कैप्टन है और वो एक वक्त में सोनम बाजवा से प्यार करता है और एक वक्त में हन्ना संधू से प्यार करता है। संजू इस फिल्म का विलन है जिसकी एंट्री होती है इंटरवल में, और संजू भी इन दोनों में से किसी एक लड़की को प्यार करता है। अब ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी कि टाइगर श्रॉफ को दोनों में से कौन सी लड़की मिलती है और संजू को उसका प्यार मिलता है या नहीं मिलता है। इस फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले इस फिल्म के निर्माता साजिद नडियाडवाला ने खुद लिखा है। फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं रजत अरोरा ने, जो इससे पहले भी बहुत सारी फिल्मों में बहुत ही कमाल के डायलॉग्स लिख चुका है। सलमान की एक फिल्म आई थी किक,
उसके डायलॉग्स भी रजत अरोरा ने ही लिखे थे। अजय देवगन की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म आई थी वंस अपॉन द टाइम इन मुंबई, उसके डायलॉग भी रजत ने ही लिखे थे। कहने का मतलब यह है कि रजत हर एक फिल्म में बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखता है और इस फिल्म में भी बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं। इस फिल्म के कई एक डायलॉग्स बहुत फेमस होने वाले हैं। फिल्म में कई एक गाने हैं और सभी अच्छे हैं, लेकिन कोई भी गाना उतना कमाल का नहीं है जैसे कि सैयारा का गाना, जबकि फिल्म में कम से कम एक ऐसा गाना होना चाहिए था। लेकिन सभी गानों को बहुत बड़े स्केल पर शूट किया गया है, कोरियोग्राफी भी अच्छी है और कलरफुल सॉन्ग्स हैं। फिल्म का एक्शन एकदम हटके है और बहुत ही कमाल है और इस फिल्म में सभी ने एक्शन किया है, यानी कि टाइगर ने, संजय ने, सोनम ने, हन्नाज ने, सभी ने एक्शन किया है। और ये तो आप टीजर ट्रेलर में भी देख चुके हो कि इस फिल्म में चाकू छुरी खूब चलाई गई है, खूनम खून है पूरी फिल्म। अगर एक्टिंग की बात करूं तो टाइगर ने अपने रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। टाइगर के फिल्म में दो लुक हैं, दोनों ही बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत ही मस्त हैं। आप सभी जानते हैं कि टाइगर एक रियल एक्शन हीरो है, तो जाहिर सी बात है एक्शन तो वो कमाल का करता ही है। लेकिन इस फिल्म में टाइगर ने एक्टिंग भी अच्छी की है, डायलॉग्स भी अच्छे बोले हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि इस फिल्म में संजय दत्त भी एक आशिक है और संजय दत्त का जो लुक है वो बहुत ही बढ़िया लुक है। इस लुक में संजय बहुत ही यंग दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि संजय की एज 40-50 साल ही हो, इससे ज्यादा बिल्कुल ना हो। और ये तो आप इतने सालों से देखते आ रहे हो कि संजू एक्टिंग तो बढ़िया करता ही है। इस फिल्म में वो लड़का सौरभ भी है जो एनिमल में छक्के का रोल करता है और इस फिल्म में भी ठीक उसने वैसी एक्टिंग की है जैसे कि एनिमल में की थी। वही छक्कों वाली चाल है, वही छक्कों वाली हंसी है, हंसी के अलावा ये दूसरा कुछ करता नहीं है। शायद इसको किसी ने बता दिया है कि सिर्फ हंसना ही एक्टिंग होती है। और मुझे याद आता है कि पुष्पा 2 में भी इसका एक छोटा सा रोल था, उस रोल में भी इसने ठीक ऐसी ही एक्टिंग की थी जैसे कि एनिमल में और इस फिल्म में। और मुझे किसी ने बताया कि ये एक्टिंग टीचर है, बहुत सारे लोग इससे एक्टिंग सीखते हैं। तो उन लोगों से बड़ा चूतिया इस धरती पे कोई दूसरा नहीं है जो इस चूतिया से एक्टिंग सीखते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोनों लड़कियां। मुझे याद पड़ता है 5-6 साल पहले सोनम बाजवा बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। जब हन्नाज ने मिस यूनिवर्स जीता था उस वक्त ये लड़की भी सुंदर हुआ करती थी। लेकिन इस फिल्म में मैं इन दोनों को देखकर बहुत ही मायूस हो गया हूं। ये दोनों लड़कियां इतनी बदसूरत दिखी है इस फिल्म में जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मेरे हिसाब से बॉलीवुड के इतिहास में इतनी बदसूरत एक्ट्रेस इससे पहले कभी कोई लड़की नहीं बनी। ये दोनों लड़कियां फिल्म में इतनी बदसूरत दिख रही हैं कि इनकी शक्ल पर देखा नहीं जाता। इनकी शक्ल पर देखते ही ऐसा महसूस होता है कि यार मुझे नहीं देखना है, छी यार। मैं सभी लड़कियों से कहना चाहूंगा कि भाई आप सर्जरी कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तब कराइए अगर जरूरत है। अगर जरूरत नहीं है तो जबरदस्ती सर्जरी कराकर आप अपने फेस की मां बहन मत कीजिए, आप अपने फेस को मत बिगाड़िए। जो फेस आपको ऊपर वाले ने दिया है आप उसी से फेमस हुई हो, इसका मतलब वो आपका फेस बिल्कुल परफेक्ट है। शायद साजिद भाई ने इन दोनों लड़कियों को इस फिल्म में कास्ट इसलिए किया होगा कि भाई ये थोड़ी सी नोन है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर साजिद भाई 2 नई लड़कियों को भी लॉन्च कर देता जो सुंदर होती तो बेटर होता। इस फिल्म का डायरेक्शन किया है एक कन्नड़ फिल्मों के डायरेक्टर ने और इस डायरेक्टर की पहली हिंदी फिल्म है और डायरेक्टर ने ठीक ठीक काम किया है। तो जैसे कि प्रोमो टीजर ट्रेलर में आप देख चुके हैं कि ये एक एक्शन फिल्म है जिसमें चाकू छुरियां चल रही है, खूब खूनम खून हो रहा है और जबरदस्त एक्शन हो रहा है। तो मेरे ख्याल में जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्में देखते हैं उनको तो ये एक्शन पसंद आएगा और जो पढ़े लिखे लोग मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखते हैं शायद उनको ये एक्शन इतना ज्यादा पसंद ना आए। लेकिन अगर आप टाइगर श्रॉफ के फैन हैं, आप संजय दत्त के फैन हैं, आप सोनम और हन्नाज के फैन हैं, तो आप भी इस फिल्म को देख सकते हैं। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।